हेलो सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि हम अभी पढ़ रहे थे अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे भूकंप की भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की क्या करता है, पहचान करता है। भूकंप के माध्यम से हमें कैसे आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या भाग है, कौन सा भाग है और कितनी परतें पाई जाती है, इसका हमें कैसे ज्ञान हुआ आज हम देखेंगे। हमें कैसे पता चला कि हमारे पृथ्वी के अंदर लावा भी है और ठोस भी है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप मतलब होता है भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब होता है कांपना। पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। यह तो प्राकृतिक घटना है कि नहीं। ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक द्वारा होती है, लेकिन इसमें मानव जनित भी कभी कभी हो जाती है। जैसे कि हम जब बांध वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक पानी का भराव होने के कारण बहुत दबाव हो जाता है भूमि पर, और उस कारण से भी भूकंप पृथ्वी कैसी होने लगती है, ऊपरी परत जो है वो कैसी होने लगती, कंपन होने लग सकती दबाव के कारण। तो आज हम देखेंगे कि भूकंप कैसा होता है और ये कैसे आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इससे पहले हम देखेंगे कि इससे हमारे आंतरिक संरचना की हमें पहचान कैसे हुई, क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं और हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भूकंप। तो सभी लोगों ने जिसने पिछले वीडियो नहीं देखी वो जाके पिछला वीडियो जरूर देख लें, और चैनल जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। उम्मीद है कि करते होंगे आप। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भूकंप। तो भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक भागों भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। क्या करता है, संपूर्ण चित्र, मतलब उसमें केंद्र भी आएगा, मेंटल भी आएगा, और भूपर पट्टी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट और कितने किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है वो भी हमें इससे क्या चलेंगे, पता चलेंगे। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, मतलब कि पृथ्वी में जो कंपन होते हैं, पृथ्वी में जो वाइब्रेशन होती है उसको ही क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, मतलब ये काय के द्वारा होता है, प्राकृतिक के द्वारा होता है, लेकिन कभी कभी ये मानव जनित भी हम देख सकते हैं। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती। ऊर्जा के द्वारा क्या होती, तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे क्या होती है, सबसे पहले ऊर्जा क्या होती है, जब भी क्या होता है कि दो प्लेट हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेट है, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लेटें क्या होती। जब भी किन्हीं दो प्लेटें क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उनके टकराने से कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती, जैसे कि ये इससे जो क्या आई हमको, जो भी इसमें वॉइस होगी, जो भी आवाज होगी, वो हमारे तक पहुंची, मतलब ऊर्जा तो वहां उत्पन्न हुई और वो ऊर्जा उत्पन्न होके जो हमारे तक पहुंच रही है वही क्या कहलाती है, तरंगे कहलाती है। मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ही क्या कहलाता है, तरंगे कहलाती हैं। ऊर्जा उत्पन्न किसके, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती। वही तो कह रहे हैं कि पहले क्या होती, ऊर्जा निकलती है, उसके बाद क्या आती हैं, तरंगे स्वतः ही क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अपनी ऊर्जा लगा रही हूँ बोलने में, और आप तक क्या पहुंच रही, मेरी आवाज पहुंच रही। तो मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा निकल रही है, निकलने के कारण, मेरी ऊर्जा निकलने के कारण आप तक जो आवाज पहुंच रही है, निकलने के कारण क्या हो रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हम बहुत से सारे लोगों को देखते हैं, सबकी आवाजें अलग अलग होती है कि नहीं। तो क्या होता है कि सबकी जो अंदर की निकलने वाली ऊर्जा है ना, वो भी क्या होती है, वो आप तक जिस माध्यम से पहुंचती है, जिस उससे पहुंचती, वही क्या है, तरंग है। इतना समझ में आ गया आपको, तरंगे क्या होती है, आगे देखेंगे।
जो सभी दिशाओं में फैल कर क्या लाती हैं, भूकंप लाती हैं। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब दो प्लेटें क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, और इनके टकराने से क्या निकलती, ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा यहाँ से निकलती है वो ऊर्जा कहाँ तक जाती है, सभी दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है, और फैल कर वही क्या लाती है, भूकंप लाती है। अब देखो कैसे, देखो अगर मान के चलो ये दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, यहाँ पे टकरा रही है, टकरा रही है कि नहीं टकरा रही, ये और पास आई, थोड़ा और पास आई, तो ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, आ गई। अब ये आपस में क्या हो गई, टकरा गई, यहाँ पर आपस में क्या हुई, टकराई, और टकराने से ये पृथ्वी, और टकराने से क्या हो गई, इनमें क्या हो गई, ऊर्जा उत्पन्न होके तरंगों, ऊर्जा निकली और वो कायम विभक्त हो गई, तरंगों में विभक्त होके पूरे आंतरिक भाग पे क्या हो गई, फैल गई, फैल गई। अब देखो यहां तक तो फैल गई, ये धरातली वाला भाग ऊपर, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला भाग, यहां तक तो फैल गई अब। लेकिन जब ये परतें क्या होती हैं, यहां तक फैल गई, इसके बाद क्या होता है कि ये तरंगे यहां से, एक तरंगे, कुछ तरंगे यहां से निकली, यहां तक आई, फिर इसके बाद यहां से कुछ नई तरंगे बनी, और वो धरातल पर क्या होती हैं, फिर से फैलने लगती, धरातल पर यही तरंगे नए रूप में आकर धरातल पर फैलने लगती हैं। इससे ही हमारी पृथ्वी कैसी होने लगती है, कंपन होने लगती है। तो तरंगे हमेशा कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। तो भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती, मतलब कि जहां पे ये टकराती है, जहां पे क्या बोलती, दरार बनती है, जहां पे टकराने से क्या हो जाती है, दरार बन जाती, वहां से ही क्या निकलती है, ये ऊर्जा निकलती है। और भूपर्पटी की सैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती, मतलब जब ये ऊर्जा टकराएंगी वहां से ऊर्जा निकलेगी, और वहां पे क्या बन जाती, गहरी दरार बन जाती हैं। आपने देखा होगा भूकंप में दरार आ जाती है ना। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, विपरीत दिशा में, मतलब कि ये वाली जो प्लेट है ये भी क्या सेल है, वो भी किस गति में भी गति कर रही, इस डायरेक्शन में, और ये वाली इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के कौन से विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही कि नहीं, गति करेंगी तभी तो क्या होंगी, आपस में टकराएंगी, और टकराने से क्या होगा, वहां पे दरार, घर्षण होगा, घर्षण के बाद धीरे धीरे करके उसमें तेज क्या होने लगेगी, दरारें उत्पन्न होने लगेंगी, और क्या बन जाएगी, एक भ्रंश नुमा आकृति बन जाएगी। भ्रंश मतलब गहरी, कैसी हो जाएगी, गहरी आकृति बन जाएगी। ठीक है। अब आता है कि जहां ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। वही मैंने बताया कि ऊपर के सेलखंड, देखो ये धरातल है, ये भी तो इसके ऊपर दबाव डाला है ना, अगर कोई भी चीज इसके ऊपर दबाव है तो ये खिसकेगी, नहीं खिसकेगी, लेकिन धीरे 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 ज्यादा ही मैं फोर्स लगाऊं तब तो ये खिसकेगी ना, स्वाभाविक, ये खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, खिसक जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो ऊपर का जो सेल खंड है वो क्या कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, तो उसके कारण से ये धीरे धीरे क्या करने लगती हैं, घर्षण करने लगती हैं, और घर्षण करते करते क्या हो जाती हैं, यहाँ पे क्या होने लगती हैं, गहरी दरारें बना लेती हैं। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत अचानक एक दूसरे विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। और अचानक क्या होता है, पहले तो ये आती है, टकराती है, और आपस में क्या करने लगती हैं, घर्षण करने लगती हैं, और घर्षण करने से ऐसी आई और घर्षण करने लगी, घर्षण करते करते क्या हो गई, घर्षण करते करते क्या, एक टाइम पे क्या आया कि उनका घर्षण जो है वो उसकी गति कैसी हो गई, कम हो गई, और ये एक दूसरे से जब टकरा के क्या होती, ऐसी टकरा के दूर भागते कि नहीं, तो वैसे ही ये टकरा के क्या होने लगी, एक दूसरे से कैसी हो गई, दूर होने लगती हैं। तो उसी से ही पृथ्वी पर क्या होने लगता है, वहां से ऊर्जा जनित होती है, और वही ऊर्जा जब धरातल पर आती है तो धरातल को क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। जैसे कि यहाँ पे देखो,
ये इस गति में आ रही थी, ये इस गति में आ रही थी, घर्षण हुआ, घर्षण होने से ये यहाँ पे क्या हो गई, टकरा गई, यहाँ पे क्या हो गई, टकरा गई, और टकराने से इनकी गति कैसी हो गई, फिर से कैसी हो गई, इस प्रकार टकरा के एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग, मतलब एक दूसरे से उल्टी भागने लगी, और इसी के कारण से ये दोनों परतें क्या हो गई, अलग हो गई, क्या हो गई, अलग हो गई, क्या हो गई, अलग हो गई। वैसे ही जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक से एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती। ऊर्जा क्या होती है, जब ये टकराएंगी तो ऊर्जा निकलेगी और वो सभी दिशाओं में क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगी, वितरित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऊर्जा निकलेगी तो विपरीत हो जाएगी। वहीं पर देखो, और वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोल दिया जाता है, उद्गम क्षेत्र। तो यहां से ऊर्जा निकली, यहां से ऊर्जा निकल रही है, ये वाले भाग से रेड से मार्क कर देती, यहां से ऊर्जा निकल रही, तो इसको बोल दिया गया, क्या बोला गया, इसको बोल दिया गया उद्गम क्षेत्र, इसको बोल दिया गया उद्गम क्षेत्र, उद्गम केंद्र या फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। अब देखो यहां से तरंगे तो निकली, यहां अच्छे से समझो, ये दो प्लेटें थी, इस वाले पॉइंट पे ये क्या हुई, टकराई, इस वाले पॉइंट पे क्या हुई, ये टकराई इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो टकराई ये चट्टाने, ये परतें, तो इसको बोला गया, ये धरातल है ना, धरातल, ये धरातली वाला भाग है और ये आंतरिक भाग है, ठीक। अब इस जगह पे ये जो चट्टाने ही टकराई, तो इसको हमने बोल दिया कि इसको क्या नाम दे दिया हमने, फोकस या उद्गम क्षेत्र, उद्गम केंद्र, क्या नाम दे दिया, उद्गम केंद्र। अब देखो यहां से जब ये टकराएंगी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी, और जो ऊर्जा निकलेगी वो तरंगों के रूप में यहीं पर क्या हो जाएगी, अलग अलग क्या होने लगेगी, फैलने लगेगी, फैलने लगेगी कि नहीं, फैलेगी। और जो तरंगे यहाँ से फैलेंगी, ये भूगर्भ है, भूगर्भ है कि नहीं, यहाँ से जो तरंगे फैलेंगी, अब ये तरंगे धरातल तक जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। जब ये धरातल तक जाएंगी तो यहाँ धरातल तक जाएंगी और यहीं से एक नई तरंग के रूप में क्या हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ आंतरिक भाग में तो सीधी आंतरिक भाग में जाएंगी और धरातली भाग में फिर से एक नई तरंगों के रूप में क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी और धरातल पर क्या करने लगेंगी, चलने लगेंगी। कौन से चलने लगेंगी, नई तरंगों के रूप में धरातल पर क्या करने लगेंगी, ये चलने लगेंगी। और इन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी में हमें क्या महसूस होता है, क्या महसूस होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपन होने लगा, क्या होने लगा है, कंपन होने लगा है। क्यों, देखिए जब ये तरंगे, ये जो तरंगे चल रही हैं, भूगर्भिक में जो तरंगे चलती हैं या फोकस से निकलने वाली तरंगे, इनको, इन तरंगों को हम कहते हैं भूगर्भिक तरंगे। क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे, तरंगे, ठीक है। और जो धरातल में चलती हैं, मतलब यही तरंगे दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और धरातल पर क्या करने लगती हैं, फैल जाती हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है धरातली तरंगे, धरातली तरंगे, ठीक। इतना समझ में आया कि वही तरंग है
बस इनका क्या हो गया, रूप परिवर्तित हो गया और ये कहाँ तक चली गई, यहाँ से निकली और अंदर से यहाँ से क्या में परिवर्तित हो गई, धरातल में परिवर्तित हो गई। और जब धरातल में परिवर्तित हुई तो वहां पे कौन सी तरंगे बन गई, ये धरातली तरंगे बन गई। अब देखो ये तो फोकस क्षेत्र हो गया। अब देखो ये तरंगे यहाँ से जाकर यहाँ कहाँ, ये धरातल में टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है। मतलब कि देखो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से कोई भी तरंगे ऊर्जा निकलेगी तो वो आके धरातल में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी। हमारी पृथ्वी ऐसी है, अब यहाँ पे एपी सेंटर है, यहाँ से कोई भी तरंगे निकलेंगी तो इस वाले भाग में टकराएंगी, स्वाभाविक सी बात है टकराएगी। तो जब यहाँ से तरंगे निकलेंगी और यहाँ पे टकराएंगी, यहाँ से क्या होगी, उनकी ऊर्जा फैलेगी, यहाँ से तरंगे फैलेंगी। तो क्या हुआ कि यहाँ से तो उनकी ऊर्जा फैल रही है और उसके साथ ही ये जो फोकस क्षेत्र है उससे 90 डिग्री पर यहाँ पर एक जो है उसको क्या बोल दिया, एपी सेंटर, अधिकेंद्र। मतलब कि इस वाले क्षेत्र में सबसे पहले भूकंप का, धरातली भाग पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव या भूकंप को सबसे पहले कहाँ पे पता चलता है कि सबसे भूकंप आया है। तो इस उद्गम क्षेत्र से पहले भूकंप का पता हमें इस एपी सेंटर से चलता है कि यहाँ पे क्या आया, भूकंप आया है। तो इसको बोलते हैं एपी सेंटर या अधिकेंद्र। अगर यहाँ बनाओ तो इसके 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में यहाँ पर एक, इसके 90 डिग्री में एक क्या, जहां पे सबसे पहले हमें आभास होगा कि भूकंप आया है तो उस क्षेत्र को बोला जाता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, अधिकेंद्र या एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर या अधिकेंद्र। तो सबसे पहले भूकंप का आभास हमें कहां से होता है, तो सबसे पहले भूकंप कहां आता है, तो सबसे पहले भूकंप एपी सेंटर पर आता है। क्यों, क्योंकि हमें भूकंप का पता सबसे पहले वहीं से चलता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, और आगे क्या लिखा है कि इसे ही अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, जो सबसे पास होता है, उद्गम केंद्र के सबसे पास वाले जो बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहलाता है। ठीक है, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। यह अधिकेंद्र उद्गम क्षेत्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर स्थित होता है। वही मैंने बताया कि ये कहाँ पे स्थित होता है, 90 अंश के कोण पर स्थित होता है। यहाँ होगा, यहाँ ठीक, यहाँ भूकंप आया तो यहाँ पे आएगा अधिकेंद्र एपी सेंटर। 90 अंश के कोण पर क्या होता है, स्थित होता है, जहां सबसे पहले भूकंप का क्या चलता है हमें पता। स्वाभाविक सी बात है, सरफेस में ये वाली जगह ज्यादा पास होगी कि ये वाली जगह ज्यादा पास होगी कि नहीं, सबसे समीपतम। तो वैसे ही सबसे पास जिस क्षेत्र में भूकंप को आभास होता है वो कौन सा कहलाता है, एपी सेंटर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भूकंपी तरंगें वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।